नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साल 2020 ने सदी को वो काल दिखा दिया जिसके आगे अभी तक बद से बदतर समय भी अच्छा लगने लगता है। कोरोना काल के दर्द के आगे अतीत के सारे कष्ट एक खूबसूरत लम्हे जैसे लगने लगते हैं। लेकिन क्या 2020 के सारे दर्द 31 दिसंबर को खत्म हो गए? क्या 2021 में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा? क्या नए साल में 2020 की कंगाली के सारे निशान खत्म हो जाएंगे? क्या 2021 में नौकरियों का अंबार लग जाएगा? क्या 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था फिर से चीन को टक्कर देने लगेगी? ये सारे सवाल इन दिनों चर्चा में हैं। इन पर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स के कई पन्ने भी लिखे जा चुके हैं। लेकिन आज हम इन सवालों से जुड़े बेहद बुनियादी मुद्दों पर बात करेंगे। हम उन मसलों पर बात करेंगे जो हमारे भविष्य के लिए जरूरी हैं। नए साल के पहले एपिसोड में उम्मीदों का खजाना। दिल्ली में देश का बजट तैयार हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि ये ऐतिहासिक बजट होगा। 100 साल में किसी ने ऐसा बजट नहीं देखा होगा। तो क्या फरवरी 2021 का बजट 24 जुलाई 1991 के उस बजट से भी ज्यादा क्रांतिकारी होगा, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था के सारे ताले खोल दिए थे? निर्मला सीतारमण का बजट मनमोहन सिंह जैसा होगा या नहीं, ये 1 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन पहले ये समझना होगा कि हमें इतने क्रांतिकारी बजट की जरूरत क्यों है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। लेकिन सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? माना जा रहा है कि 2020-21 में सरकार का टैक्स कलेक्शन अनुमान से करीब 3,80,000 करोड़ कम हो सकता है। एक अनुमान है कि सरकारी खजाने का घाटा 15.8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। एक तरफ सरकार को खर्च ज्यादा करना है, दूसरी तरफ उसका घाटा पहले ही बढ़ चुका है। लिहाजा पैसा कमाने के नए रास्ते तलाशने होंगे जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आए। इसलिए पूरे देश को इंतजार है 2021 के बजट का। That the forthcoming budget will have a vibrancy which is so required for the economy's revival, sustainable revival. 2020 में कोरोना से सरकारी खजाने पर पड़े अतिरिक्त बोझ, लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान और अर्थव्यवस्था की सुस्ती खत्म करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करने वाली हैं, इसे लेकर बड़े बड़े अर्थशास्त्री लगातार कयास लगा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई है, इसका ना गवर्नमेंट का हाल का रोल था, ना कोई इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर सकता कब खत्म होगा। ये भय के कारण हुई, जैसे आपने कहा। अब ये भय कब होगा? ये भय तभी हटेगा जब डॉक्टर बताएंगे हमको। कोरोना महामारी के बीच देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत साल 2020 में सरकार ने एक के बाद एक 29.87 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक में 11,02,650 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,92,800 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 82,911 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 में 73,000 करोड़ रुपए, रिजर्व बैंक के राहत उपायों के तहत 12,71,200 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 के तहत 2.65 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। जो पिछले साल का बजट है वो तो बिल्कुल ही गड़बड़ा गया है, क्योंकि ये सोचा गया था कि 10% की नॉमिनल ग्रोथ होगी पिछले साल, लेकिन कम से कम 10% नॉमिनल गिरावट आएगी इस साल। तो यानी 20% का
फेरबदल हो गया है हमारे बजट में। तो जो अर्थव्यवस्था सोची गई थी कि 204 लाख करोड़ से बढ़ के 225 लाख करोड़ हो जाएगी, वो गिर के करीब 184 लाख करोड़ रह गई। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से 2020 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी यानी CMI के मुताबिक बेरोजगारी दर 27.1% पहुंच गई। नोमुरा इंडिया के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गईं, 45% परिवारों की आमदनी कम हुई। 21 दिनों के लॉकडाउन में रोजाना 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इस दौरान 12 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। फिक्की के मुताबिक 53% कारोबार प्रभावित हुए। रेडियो कैब के राइड 95% तक घटी। पहली तिमाही में स्टार्टअप में फंडिंग में भी 45% तक की कमी देखी गई। ऐसे में सबसे मुश्किल काम यानी देश का बजट तैयार कर रही निर्मला सीतारमण के सामने पहली बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। दूसरी चुनौती ज्यादा खर्च करने के लिए सरकार की कमाई बढ़ाने यानी पैसों के इंतजाम की है। ऐसे में सरकार विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए कमाई बढ़ाने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने का है। सरकार पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की 25 से अधिक कंपनियों की बिक्री को हरी झंडी दिखा चुकी है। इसमें एयर इंडिया, BPCL, पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन, सीमेंट कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। एयर इंडिया और BPCL की बिक्री प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। अर्थव्यवस्था के डॉक्टर्स का मानना है कि बगैर निवेश प्रक्रिया में सुधार के वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट बढ़ाना मुश्किल है। ऐसे में अर्थशास्त्री एक रुपए के बेहतर इस्तेमाल पर गुणा भाग कर रहे हैं। मैं इसमें एक सजेशन दे सकता हूं फाइनेंसिंग का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। ये पहले भी गवर्नमेंट ने यूज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल NHAI ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स थे, जो क्या करता है, कहता है कि जो भी पैसा आपने दिया उसकी जो इंटरेस्ट आएगा वो कर्ज से माफ होगा, इंटरेस्ट से माफ होगा वो। अब इसमें लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट को आमदनी लॉस है। यस, गवर्नमेंट की फ्यूचर आमदनी थोड़ी लॉस होगी, लेकिन आजकल की आमदनी में फायदा होगा। तो आप फ्यूचर अर्निंग्स को थोड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं प्रेजेंट अर्निंग्स के लिए। सरकार को एक कोविड बॉन्ड लगाना चाहिए, जिससे कोविड बॉन्ड्स को फिर जब बैंक जब फाइनेंस करें, जो अमीर लोग हैं वो उसको उठाएं, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा रखेंगे, तो बैंक जो अभी 6 से 8 लाख करोड़ रुपया RBI में डिपॉजिट करते हैं वो कोविड बॉन्ड में आ सकता है। जो अमीर लोग भी हैं जो इस समय देख रहे हैं कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक का फिक्स डिपॉजिट गिर गया है, रियल एस्टेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उनको भी चाहिए कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो वहां पे भी पैसा आ सकता है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती कारोबारियों का भरोसा बहाल करने और ज्यादा से ज्यादा निवेश जुटाने की है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि आज की तारीख में दुनिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है, इसलिए महामारी के दौर में भी भारत में रिकॉर्ड FDI आया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है व्हाई नॉट इंडिया। अब जैसे पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने ऊंचे हैं तो व्हाई इंडिया, आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स हैं तो व्हाई नॉट इंडिया। सरकार जानती है कि अर्थव्यवस्था में बगैर नरमी लाए और टैक्स दरों में छूट के कारोबारियों को ज्यादा निवेश के लिए तैयार करना आसान नहीं है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि निर्मला सीतारमण बजट में अर्थव्यवस्था को लेकर कौन से क्रांतिकारी बदलावों का ऐलान करने वाली हैं, जिससे दुनिया भर के कारोबारी घरानों को हिंदुस्तान निवेश के लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प लगे। पहले चरण में हमने जाना कि सरकार के ऊपर अर्थव्यवस्था के ताले खोलने का कितना दबाव है। इसके लिए सरकार को ऐसे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं जो तात्कालिक तौर पर राजनीतिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था पर से कोविड का प्रकोप कैसे खत्म हो सकता है। नए साल की शुरुआत खुशखबरियों से हुई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को
एक्सपर्ट पैनल ने हरी झंडी दे दी है। टीका कैसे लगेगा, इसका ड्राई रन भी शुरू हो गया है। सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि सबको फ्री में वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि अप्रैल के महीने तक कुछ और वैक्सीन भी आ जाएंगी। प्लानिंग यह है कि धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप और हम अगर बाजार से खरीद कर टीका लगाना चाहे तो उसका भी इंतजाम हो। अगर ऐसा होता है तो जुलाई अगस्त तक कोविड को लेकर हालात सामान्य होने लगेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े हिस्से को तब तक फिर से खड़ा नहीं किया जा सकता जब तक कि बीमारी का डर खत्म ना हो जाए, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कोई उत्पादन नहीं हो रहा, सिर्फ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट सर्विस सेक्टर में ही आते हैं और हमारी जीडीपी के करीब 57% योगदान सर्विस सेक्टर ही देता है। यानी ये सेक्टर बढ़ेगा तभी पूरे देश का फायदा होना है। पुराने साल की विदाई और नए साल का जश्न सर्विस सेक्टर के लिए एक बड़ा मौका होता था, लेकिन कोरोना के खौफ की वजह से ज्यादातर लोगों ने घरों में रहना बेहतर समझा। ऊपर से कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए सरकार ने नए साल के जश्न पर पहरा बैठा दिया। मसलन दिल्ली में न्यू ईयर के जश्न पर रोक रही, प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। नोएडा में कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जश्न की इजाजत थी। मुंबई में भी नए साल का जश्न नाइट कर्फ्यू की आगोश में मना। महाराष्ट्र और हिमाचल में 5 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू जारी है। उत्तराखंड में सार्वजनिक जगहों पर पार्टियों पर रोक रही। पंजाब में 1 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहा। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रात्रि कर्फ्यू रहा। एहतियातन दूसरे राज्यों ने भी भीड़ के जमा होने पर रोक लगा रखी थी। ऐसे में लोग घरों से बहुत कम निकले। इससे रेस्टोरेंट सन्नाटे में रहे, जिससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। होटल्स के कमरे खाली रहे, जिससे होटल इंडस्ट्री प्रभावित हुई। बस ट्रेन की सीटें खाली रही। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को घाटा हुआ, लोग बाहर नहीं निकले। ऐसे में पेट्रोल डीजल की खपत कम हुई। इससे सरकार को मिलने वाले मोटे टैक्स का नुकसान हुआ। रेस्टोरेंट होटल खाली रहने से सरकार को जीएसटी कम मिली। कोरोना के खौफ और लॉकडाउन की वजह से सर्विस सेक्टर के इकोसिस्टम से जुड़ा हर कारोबार और शख्स प्रभावित हुआ। भारत में पिछले साल होली के बाद से ही कोरोना के खौफ और लॉकडाउन ने सर्विस सेक्टर की कमर तोड़ दी। डिमांड अर्थव्यवस्था में कम हो गई है क्योंकि जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ गई है, तो लोगों के हाथ में जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो गई है। तो जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो लोग ट्रैवल कम करेंगे, लोग होटल कम जाएंगे, एंटरटेनमेंट कम होगा, शादियों में लोग कम आएंगे और वहाँ पे जो खाने पीने का है वो कम होगा। तो कुल मिला के ये सब तो तभी पटरी पे आएगा जब महामारी को हम डील कर लेंगे और जब हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है वो बढ़ेगा, जिससे कि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आ जाए। भले ही आंकड़े सर्विस सेक्टर में सुधार की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सच ये भी है कि जब तक लोगों में कोरोना को लेकर खौफ खत्म नहीं हो जाता, तब तक सर्विस सेक्टर पूरे रंगत में वापस नहीं लौट सकती। रूरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, और दूसरा जो ऑलरेडी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी है मनरेगा में, उसको फुलफिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसी से लोगों का फिर से इनकम, एडिशनल इनकम बढ़ेगा और एडिशनल इनकम होगा। उस एडिशनल इनकम से ही फिर फर्दर इकोनॉमी में डिमांड जनरेशन होगा और डिमांड जनरेशन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, उसका रिवाइवल होगा। भारत में नए साल के पहले दिन सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और दूसरे दिन बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। कोरोना का खौफ खत्म करने का सबसे बेहतर उपाय है लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया करवाना। सरकार के सामने बड़ी चुनौती एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की भी है जिससे वैक्सीन खुले बाजार में जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए और जो लोग वैक्सीन खरीदने की क्षमता रखते हैं वो अपना कोरोना कवच खुद अपनी जेब से खरीद लें। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं,
लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगने से लोगों का भय खत्म होगा। इससे खरीदारी से लेकर सैर सपाटा तक बढ़ेगा। मांग और खपत दोनों बढ़ने के साथ ही सर्विस सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। सर्विस सेक्टर के बाद अब अर्थव्यवस्था के दूसरे अहम हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्थान है और उसका हिस्सा है करीब 25%। पिछले कुछ महीनों से उत्पादन बढ़ा है। ये और तब बढ़ेगा जब उत्पादों की मांग बढ़ेगी। मांग तब बढ़ेगी जब नए नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। नए नए प्रोजेक्ट्स तब शुरू होंगे जब निवेश आएगा। निवेश तभी आएगा जब सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में नरमी लाएगी और अपना खर्च भी बढ़ाएगी। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें एक भी कड़ी कमजोर हो गई तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP के आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3.5% और बिजली उत्पादन सेक्टर में 11.2% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खनन क्षेत्र में 1.5% की गिरावट देखी गई। फरवरी 2020 में औद्योगिक उत्पादन में 5.2% की बढ़ोतरी देखी गई। उसके बाद मार्च से ही गिरावट का दौर जारी रहा, जो अगस्त तक जारी रहा है। सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में 0.5% की बढ़ोतरी आई, लेकिन हाल में आए आंकड़े इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के धीरे धीरे पटरी पर आने के संकेत देने लगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया गया है। देश का बजट आने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर पर खास तौर से फोकस होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि आपदा से उभरी भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल किरदारों को ग्लोबल सप्लाई चेन में दमदार भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हम मिशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर तेजी से रिएक्ट करना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी अचानक आई डिमांड को भारत कैसे पूरा करेगा, इसके लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म होना जरूरी है। सरकार हर उस फॉर्मूले पर पूरी शिद्दत से काम कर रही है जिससे अर्थव्यवस्था को ताकत दी जा सके। इसी कड़ी में पिछले साल यानी 2020 में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 10 प्रमुख सेक्टर्स को शामिल किया। इसमें फार्मा, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। सरकार की सोच है कि इन सेक्टर्स से बड़े पैमाने पर नई नौकरियां पैदा होंगी, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति मजबूत होगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में शामिल 10 सेक्टर्स को अगले 5 सालों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। सरकार की कोशिश MSME सेक्टर के मौजूदा योगदान को बढ़ाकर 40% तक पहुंचाने की है। MSME के निर्यात में भागीदारी 48% से बढ़ाकर 60% तक पहुंचाने पर है। 30% कंट्रीब्यूशन MSME का है। हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट 48% MSME करती है और अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए गए हैं। आने वाले समय में इसको बढ़ाने की योजना हमने बनाई है और निश्चित रूप से कठिनाइयां हैं, अड़चने हैं, कोविड के कारण इकोनॉमी में भी समस्या है। नकारना ऐसा मैं नहीं नकार रहा हूं, पर हम पूरी एक साथ मिलकर इस परिस्थिति को बदलेंगे और हम जिस पे कामयाब होंगे, कोविड-19 की भी लड़ाई जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। MSME सेक्टर देश के करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। साथ ही सेक्टर में 5 करोड़ और रोजगार पैदा होने का अनुमान लगाया गया था। अर्थशास्त्रियों की सोच है कि
बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं जो महामारी में लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए। देश में ज्यादा नौकरियां तब आएंगी जब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर काम करेंगे। छोटे छोटे कारोबार तब पनपेंगे जब इन दोनों सेक्टर्स में काम आएगा। काम तब आएगा जब कारोबारियों में ये विश्वास जागेगा कि वो जो पूंजी लगा रहे हैं उसका रिटर्न्स उन्हें जरूर मिलेगा। ये तभी संभव होगा जब अनुकूल माहौल होगा। माहौल बनाने का काम सरकार को भी करना है और इंडस्ट्री को भी। इस कड़ी में इकोनॉमी के एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर भी बात करनी होगी। वो सरकार के गले की हड्डी है। हो सकता है इस मर्ज की कोई दवा 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण देने की कोशिश करें। ये मर्ज है सरकार पर खाद्य सब्सिडी का बोझ। मसलन सरकार राशन के चावल पर प्रति क्विंटल 3,249 रुपीस खर्च करती है। इस तरह से करीब 2 लाख करोड़ रुपए तो सरकार को इसी मद में खर्च करने पड़ रहे हैं। हर साल इसके बढ़ने की आशंका है। देश में खाद्य सुरक्षा भी देनी है और एमएसपी पर अनाज भी खरीदना है। राजनीतिक तौर पर ये इतने संवेदनशील मामले हैं कि सरकार को हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। इस समस्या का हल निकालने के लिए नए प्रयोग जरूरी हैं। कृषि क्षेत्र में बगैर कुछ इनोवेटिव किए अर्थव्यवस्था का कल्याण मुमकिन नहीं है। ये इसलिए भी है कि कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान तो सिर्फ 17% है, लेकिन ये देश के 60% लोगों को रोजगार देता है। कृषि के लिए साल 2021 राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनकारी किसान मोदी सरकार की तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान की दलील है कि नए कृषि सुधार कानून उनके फायदे का सौदा नहीं है। वहीं मोदी सरकार के मंत्रियों की दलील है कि नए कानूनों से हिंदुस्तान में किसानी और किसान दोनों की हालत में सुधार होगा। विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान व समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। जल्द ही सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन सरकार की बड़ी चिंता नए साल में सब्सिडी के बोझ को कम करने की है। सरकार देश के 14 करोड़ किसानों को करीब 2,35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। मतलब एक किसान को करीब 16,800 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे प्रदर्शनकारी किसान भी अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। आज की तारीख में एमएसपी का फायदा देश के सिर्फ 6% ही किसान उठा पाते हैं। मतलब 94% किसान इससे दूर हैं। ऐसे में सरकार की ये चिंता लाजमी है कि अगर देश के सभी किसान एमएसपी का फायदा उठाने लगे तो खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। आज की तारीख में सरकार खाद पर 70,000 करोड़ रुपए, ऊर्जा पर 91,000 करोड़ रुपए, कर्ज पर राहत में 20,000 करोड़ रुपए, सिंचाई पर 17.5 हजार करोड़ रुपए, फसल बीमा पर 13,000 करोड़ रुपए, एमएसपी पर 24,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में भले ही कृषि का योगदान छोटा दिखता हो, लेकिन रोजगार के नजरिए से ये बड़ी भूमिका निभाता है। आंकड़े बताते हैं कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के इकोसिस्टम को रफ्तार देने वाले में धोरी की भूमिका निभाने वाले किसान खुद कमाई के मामले में फिसड्डी। किसानों का जो समस्या है ये पहले से ही आपने देखा होगा कि एवरेज इनकम जो किसानों का बहुत ही लो है। 2016-17 का एक आंकड़े है नाबार्ड की तरफ से सर्वे हुआ है, रूरल सर्वे, तो जिसमें कहा गया कि एवरेज इनकम जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का है, पूरा परिवार का 5 मेंबर तो होता ही कम से कम, तो उसमें एक मंथली इनकम सिर्फ 8,900 रुपये कुछ है।
और कुछ स्टेट्स में तो ऐसा है जहाँ अगर आप यूपी चले जाएं, बिहार चले जाएं, वहाँ तो 6,000 से भी कम है। तो अब 6,000 रुपया में एक किसान फैमिली क्या कर सकता है? उनका तो खाना भी पूरा नहीं होगा एक महीने में। मोदी सरकार को लगता है कि देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। इसी कड़ी में मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती की इजाजत देता है। सरकार की सोच है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से देश के किसानों को फायदा तो होगा ही, किसानी की दिशा और दशा भी सुधारी जा सकती है। दलील दी जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाजार में होने वाले रेट के उतार चढ़ाव का किसान पर कोई असर नहीं होता। किसानों को खेती करने के पुराने तरीकों में सुधार और नए तरीकों को सीखने का अवसर मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करने वाले दलील देते हैं कि इससे बड़े कारोबारी घरानों के एकाधिकार का डर बना रहता है। साथ ही किसानों के शोषण की भी आशंका बनी रहती है। किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है, वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक भी है, जिसे बगैर साथ ही संसदीय राजनीति की मुख्य धारा में बने रहना असंभव है। ऐसे में 1 फरवरी को आने वाले निर्मला सीतारमण के बजट में किसानों को लेकर भी बड़े ऐलान की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोरोना काल ने हर आम और खास आदमी को अर्थव्यवस्था के चिंतन से जोड़ा है। अर्थव्यवस्था पर चिंता और चिंतन 2021 में भी होना है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 2020 के खत्म होते होते देश की अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने लगा था। 2021 में अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ सकती है, बशर्ते कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आर्थिक हाईवे पर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2021 का साल देश के लिए 1991 जैसा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको एक बार फिर खुशहाल नववर्ष की शुभकामनाएं। इस खास सीरीज में कल हम बात करेंगे कोरोना के कूटनीति की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।